हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस क्लब बाय सुमित शर्मा। आज के सेशन के अंदर हम क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है डैनियल सेल। हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि डैनियल सेल होता क्या है, इसका काम क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डैनियल सेल एक वोलेटाइल सेल का उदाहरण है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि चलो हाँ, वोलेटाइल सेल का उदाहरण तो है, पर वोलेटाइल सेल होती क्या थी। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि वोलेटाइल सेल एक ऐसे प्रकार की सेल होती थी जो केमिकल्स को यूज में लेकर इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाती थी। साधारण सी भाषा में रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा का निर्माण करती थी। तो सबसे पहले हमें पता चला कि डैनियल सेल वोलेटाइल सेल का उदाहरण है। और डैनियल सेल करेगा क्या, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर रूपांतरित करेगा। फिर हमने देखा कि डैनियल सेल के अंदर हम दो पात्र ले लेते हैं, दो बीकर ले लेते हैं। ठीक है, पहले बीकर में हम कॉपर सल्फेट का विलयन डाल के रखते हैं और दूसरे पात्र के अंदर हम जिंक सल्फेट का विलयन रखते हैं। ठीक है, दोनों विलयन के अंदर हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं। एक इलेक्ट्रोड जिंक की होती है जिसको अपन जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबोते हैं। एक हमारे पास कॉपर इलेक्ट्रोड होती है जिसको हम कहां मिलाते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर डुबोते हैं। फिर हमने देखा कि इन दोनों इलेक्ट्रोड को मैंने यहां पर एक वोल्ट मीटर से जोड़ के रखा है जो करंट की प्रेजेंस को बताएगा। और फिर मैंने यहां पर एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर बना के रखी है जो कि हमारी क्या है, लवण सेतु। जो कि हमारी क्या है दोस्त, लवण सेतु। ये जो आपको यहाँ पर पाइप जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है इसका नाम है लवण सेतु। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई होगी कि हाँ, आज हम पढ़ रहे हैं डैनियल सेल। ठीक है ना, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्टीशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मैंने टॉपिक आज लिया है। ठीक है, और डैनियल सेल के बारे में मैंने आपको बेसिक बातें बताई कि ये करेगा क्या, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। बेसिकली यहाँ पर दो बीकर होते हैं जिनको हम दो पात्र बोलेंगे। पहले पात्र के अंदर जिंक सल्फेट का विलयन डुबो के रखेंगे और उसी पात्र के अंदर जिंक इलेक्ट्रोड डालेंगे और दूसरे पात्र के अंदर कॉपर सल्फेट का हम विलयन लेकर रखेंगे और उसके अंदर हम कॉपर इलेक्ट्रोड को डुबो के रखेंगे और फिर दोनों इलेक्ट्रोड को वोल्ट मीटर द्वारा जोड़ दिया जाएगा। और इस विलयन को एक और तरीके से जोड़ने के लिए हम यहाँ पर लवण सेतु का उपयोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसके बारे में बेसिक बातें लिख लेते हैं। डायग्राम बना हुआ पड़ा है, ऐसे का ऐसा डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये लिखवाऊंगा कि डैनियल सेल वोलेटाइल सेल का उदाहरण है। डैनियल सेल वोल्टाइक सेल का उदाहरण है। डैनियल सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। डैनियल सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है ना, चेंज करेगा, रूपांतरित करता है। आगे फिर हम देखें कि ये दो स्टेटमेंट हमने नोट किए। ठीक है, तीसरी बात कि जो ये हमारी डैनियल सेल है इसका निर्माण किसने किया, तो हम याद रखेंगे कि डैनियल सेल का निर्माण किसके द्वारा किया गया, वैज्ञानिक जेएफ डैनियल द्वारा किया गया। जेएफ डैनियल द्वारा किया गया। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि डैनियल सेल का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया, मतलब किसने इसको बनाया, तो जेएफ डैनियल ने इसको बनाया। अब इसमें इन्होंने किया क्या, देखिए डैनियल सेल में दो पात्र होते हैं। डैनियल सेल में हम दो पात्र लेते हैं, डैनियल सेल में दो पात्र होते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या कहा था, पहले पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन होता है। तो हम कहेंगे प्रथम
पातर जिंक इलेक्ट्रोड को, प्रथम पातर में ऐसे लिखेगा, प्रथम पातर में जिंक इलेक्ट्रोड को, जिंक इलेक्ट्रोड को, जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट विलयन में, जिंक सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है या डुबाया जाता है। ये हमने देखा कि जो हमारा पहला पात्र है उसके अंदर हमने जिंक इलेक्ट्रोड डाला है, किस विलयन के अंदर, जिंक सल्फेट के विलयन के अंदर। और दूसरे पात्र में, और दूसरे पात्र में कॉपर इलेक्ट्रोड, दूसरे पात्र में कॉपर इलेक्ट्रोड को, दूसरे पात्र में कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट विलयन में, कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है। ठीक है, यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही होगी कि देखिए मैंने कहा कि डैनियल सेल एक प्रकार का वोल्टाइल सेल है। ठीक है, डैनियल सेल रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलेगा, विद्युत ऊर्जा। डैनियल सेल का निर्माण किसने कराया, जेएफ डैनियल ने। डैनियल सेल में दो पात्र होते हैं, दिख रहे होंगे आपको। पहले पात्र में जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट विलयन में हम डुबोते हैं, फिर दूसरे पात्र में कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोते हैं। फिर दोनों इलेक्ट्रोड को हम किससे जोड़ देते हैं, वोल्ट मीटर से। तो मैं यहां लिख रहा हूं, दोनों इलेक्ट्रोड को, दोनों इलेक्ट्रोड को वोल्ट मीटर द्वारा जोड़ दिया जाता है, वोल्ट मीटर द्वारा जोड़ दिया जाता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि दोनों विलयन को लवण सेतु से जोड़ा जाता है, संपर्कित कराते हैं अपन दोनों विलयनों को, दोनों विलयनों को लवण सेतु। अब आप सोच रहे होंगे सर लवण सेतु क्या होता है, इलेक्ट्रोड का तो चलो हमें थोड़ा बहुत पता है, पर लवण सेतु तो एकदम ही नया वर्ड लेकर आए हो आप। तो देखिए हम लवण सेतु के ऊपर भी अभी बात करेंगे कि ये होता क्या है। बेसिकली आपने देखा कि हमने क्या किया, हमने दोनों इलेक्ट्रोड को वोल्ट मीटर से जोड़ दिया है, फिर दोनों विलयनों को लवण सेतु से संपर्क किया है, जोड़ा है। ठीक है, संपर्क किया। यहां तक बात समझ में आ गई आप सभी को। अब आपको एक चीज मैं ट्रिक के रूप में बता रहा हूं, क्योंकि मैंने लिख के रखा है एनोड और कैथोड। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा एनोड रखना है, कौन सा कैथोड रखना है? तो सीधी सी बात है, आपको एक शानदार सी ट्रिक याद रखनी पड़ेगी कि कार लोन, हमें गाड़ी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा कंपनी से। इसलिए हमने एक ट्रिक बनाई, कार लोन। कार लोन का मतलब क्या है कि ये सीए का मतलब क्या है, कैथोड। सीए का मतलब क्या है, कैथोड। ठीक है, सीए का मतलब क्या है दोस्त, कैथोड। आर का मतलब है रिडक्शन, आर का मतलब क्या है आपके पास, रिडक्शन। ठीक है, सीए का मतलब है कैथोड, आर का मतलब है रिडक्शन, और राइट साइड, आर का मतलब है राइट। तो हमने ट्रिक बनाई कार लोन, उसके अंदर जो कार है तो कार का सीए कैथोड, और कैथोड कहां होगा, राइट साइड में, राइट साइड में ही है। और हमेशा कैथोड के अंदर क्या होगा, रिडक्शन। जबकि हम बात करें लोन वर्ड की, लोन के अंदर एल क्या है, लेफ्ट। ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, और एन का मतलब एनोड। तो जो हमारा लेफ्ट साइड में होगा वो हमारा एनोड होगा, जो विलयन में लेफ्ट साइड में होगा वो एनोड है, और राइट साइड में होगा वो कौन है, कैथोड है। और कैथोड के अंदर हमेशा रिडक्शन होगा, अपचेन होगा, जबकि लेफ्ट साइड वाले के अंदर ऑक्सीडेशन होगा। एनोड में हमेशा क्या होगा दोस्त, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड में क्या होगा दोस्त, ऑक्सीडेशन होगा। यहां अब दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा। यहां तक बात समझ में आई अब आपको। अब मैं यहां पर आगे की कहानी को कंटिन्यू करता हूं, पर उससे पहले जो कह रहे हैं कि इनको इंग्लिश में बताइए, तो देखिए हम इंग्लिश में भी बताते हैं कि बेसिकली हम पढ़ रहे हैं डैनियल सेल। अब डैनियल सेल में हमने कहा कि जो डैनियल सेल है, डैनियल सेल एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल सेल।
कि डैनियल सेल वोलेटाइल सेल का एग्जांपल है। डैनियल सेल इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, कि डैनियल सेल केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अब डैनियल सेल का निर्माण किसने किया, तो जो हमारा डैनियल सेल है वो बनाया गया J.F. डैनियल द्वारा, ठीक है ना, कि जो हमारा डैनियल सेल का फॉर्मेशन हुआ वो किया किसने, तो हमारे साइंटिस्ट J.F. डैनियल। अब डैनियल सेल के अंदर हमने दो पात्र रखे हैं, तो हम कहेंगे इन डैनियल सेल देयर आर टू वेसल्स, ठीक है, दो वेसल्स लिए। इन फर्स्ट वेसल्स विद डीप जिंक इलेक्ट्रोड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कि पहले वेसल के अंदर हमने जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप किया है, और इन सेकंड वेसल, दूसरे वेसल के अंदर कॉपर इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर इलेक्ट्रोड को हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया। दोनों इलेक्ट्रोड को वोल्टमीटर द्वारा जोड़ा गया। हमने दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं, बोथ इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड बाय वोल्टमीटर, दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने वोल्टमीटर से जोड़ दिया। दोनों विलयनों को लवण सेतु से संपृक्त करवाया गया। अब ये जो हमारे दोनों सॉल्यूशंस हैं, हमने दोनों सॉल्यूशंस को लवण सेतु से जोड़ दिया है, ठीक है ना। अब लवण सेतु को इंग्लिश में क्या कहते हैं उसका मेरे को एक बार आइडिया नहीं है, ठीक है, उसको आप अपने स्तर पर चेक कीजिएगा। यहां तक बात क्लियर है। अब मैं आपको कहूंगा, देखो आपने है ना क्रियाशीलता क्रम पढ़ा होगा, मैंने आपको क्रियाशीलता क्रम पढ़ाया था, तो वहां से मैं एक लॉजिक उठा रहा हूं कि जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक है। जिंक बहुत ज्यादा क्रियाशील है, किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। तो होगा क्या, जिंक कॉपर को अपनी जगह से विस्थापित कर देगा, कॉपर जहां पर बैठा है वहां से उसको हटा देगा, कौन, जिंक, क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील है। तो हम कहेंगे यहां पर चूंकि जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक है, जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक है, जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक है। पहली लाइन हमने नोट कर दी। अतः डैनियल सेल में जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो जिंक से कहां जाएंगे, कॉपर की ओर जाएंगे, जिंक से कॉपर की ओर चलते। कि हमने देखा कि यहां पर जिंक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर के कंपैरिजन में, इसलिए जो डैनियल सेल के अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो जिंक से किसकी तरफ होगा, कॉपर की तरफ होगा। जिंक से किसकी तरफ होगा दोस्त, कॉपर की तरफ होगा। यहां तक बात आपको समझ में। अब ये होगा कैसे, इसको मैं अभी आगे कंटिन्यू करता हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, पहले आप आराम से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसी को ही कंटिन्यू रखते हैं। अब देखिए, मैं यहां वाला रफ कर देता हूं। अब डैनियल सेल के अंदर दो हाफ रिएक्शंस होंगी, ठीक है ना, एक जगह ऑक्सीडेशन होगा, एक जगह रिडक्शन होगा, तो दो हाफ रिएक्शंस यहां पर होने वाली है। तो हमने कहा प्रथम अर्ध अभिक्रिया, ठीक है ना, प्रथम अर्ध अभिक्रिया, फर्स्ट हाफ रिएक्शन। फर्स्ट हाफ रिएक्शंस के अंदर हम ये देखेंगे कि जो हमारा जिंक सॉलिड स्टेट में था, वो दो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। क्या करेगा, वो दो इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देगा, ठीक है ना, डोनेट कर देगा। जबकि हमारा जो कॉपर है वो यही दो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। वो यही दो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा, कॉपर बना लेगा। अब ये जो कॉपर वाली रिएक्शन है ना, ये हमारी दूसरी अर्ध अभिक्रिया, सेकेंड हाफ रिएक्शन। फर्स्ट हाफ रिएक्शन में तो जिंक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, ठीक है, और सेकेंड हाफ रिएक्शन के अंदर कॉपर वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया है, दान किया गया है, उसको ग्रहण कर लेता है। तो हमने देखा कि जो प्रथम अर्ध अभिक्रिया है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन दान किए जा रहे हैं, तो दान किए जा रहे हैं तो क्या होगा फिर, ऑक्सीडेशन। इसलिए तो मैंने कहा था ना लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड, कि एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। तो ये प्रथम अर्ध अभिक्रिया ये होती कहां है, ये हमारे एनोड पर होती है, और एनोड में होगा क्या, ऑक्सीडेशन।
तभी तो मैंने आपको ट्रिक लिखवाई थी, कार लोन। गाड़ी लेने के लिए क्या लेना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा। तो कार लोन, लोन मतलब लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड, कि लेफ्ट साइड में एनोड होगा और एनोड में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इसलिए प्रथम अर्धविक्रिया में फर्स्ट हाफ रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन होता है एनोड इलेक्ट्रोड पर, जबकि सेकंड हाफ रिएक्शन के अंदर कैथोड के अंदर रिडक्शन होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है। यहां पर क्या होता है? दो रिडक्शन। अब एग्जामिनर क्या करता है? आपको ऐसे रिएक्शन देगा, फिर कहेगा नेट सेल रिएक्शन लिखिए। क्या कहेगा वो आपको? नेट सेल रिएक्शन लिखिए। तो नेट सेल रिएक्शन लिखना कोई ज्यादा टफ काम नहीं है, बड़ा इजी काम है। देखिए, हमने देखा कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इस 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन हम कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अब हम कहेंगे कि एक तरफ तो Zn था और एक हमारे पास Cu2+ था। ये हमारे रिएक्टेंट थे, अभिकारक थे, और प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास? Zn2+ प्लस में Cu। ऑक्सीडेशन अंक के अंदर वृद्धि हो गई जिंक में, और कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई। बात यहां तक समझ में? तो आप ऐसे नेट सेल रिएक्शन लिख के आ सकते हैं। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी कि नेट सेल रिएक्शन आपको लिखनी कैसे है। पहले आपको पता लगाना है कि कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, फिर आपको उतने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हुए दिखाने हैं, फिर रिसीव करने वाले का दिखाना है, फिर कैंसिल आउट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और बाकी की रिएक्शन आप एज इट इज लिख देंगे। यहां तक बात समझ में? आप अब मैं इसी से रिलेटेड 2-3 फैक्ट है वो यहां पर लिखा देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि हमें फैक्ट तो याद रखने पड़ेंगे। अब जो मैंने वहां पर कहा है उसी को हम यहां पर साधारण भाषा के अंदर लिखने वाले हैं। हमने कहा अतः डैनियल सेल जिंक इलेक्ट्रोड, अतः डैनियल सेल में जिंक इलेक्ट्रोड एनोड है। जिंक इलेक्ट्रोड एनोड है, ये तो मैंने आपको पहले कह दिया था, लेफ्ट साइड में है तो एनोड ही होगा। तो अतः डैनियल सेल में जिंक इलेक्ट्रोड एनोड है तथा कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड है। तथा जो हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड है, तथा कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड है, तथा कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड है। फिर हम आगे देखेंगे कि जिंक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन धनी ध्रुव है। जिंक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन धनी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है भैया, इलेक्ट्रॉन धनी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन धनी ध्रुव है, इलेक्ट्रॉन धनी ध्रुव है। यहां तक बात क्लियर हो गई। इसलिए इसका चिन्ह नेगेटिव होगा, इसलिए इसका चिन्ह नेगेटिव होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में तो जो चीज ज्यादा होती है माइनस दिखाते हैं, सीधी बात है। तो हम कहेंगे इसलिए इसका चिन्ह नेगेटिव होगा। और कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है बेचारे के पास, तो हम कहेंगे कॉपर इलेक्ट्रॉन न्यून ध्रुवी है। यहां पर मैं लिखता हूं कॉपर इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन न्यून ध्रुव है, इलेक्ट्रॉन न्यून ध्रुव है। इसलिए इसका जो चिन्ह होगा, इसका चिन्ह पॉजिटिव होगा, ठीक है, इसका चिन्ह पॉजिटिव होगा। यहां तक बात समझ में? हमने कहा डैनियल सेल में जिंक इलेक्ट्रोड एनोड होगा और जबकि आपका कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड होगा। हमने कहा जिंक इलेक्ट्रोड में, थोड़ा सा मैं इस तरफ ले लेता हूं जो बच्चों को दिख जाए, हाँ, हमने कहा जिंक इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन धनी ध्रुव है, इसलिए इसका चिन्ह नेगेटिव होगा। कॉपर में इलेक्ट्रॉन न्यून है, कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी। अब मुझे आपको बताना है, ये तो हमारा डैनियल सेल था, बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाते हैं।
पूरी चीजें आपको समझ में आई होगी और इसी द्वारा अपनी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसका फॉर्मेशन होता है। अब हमें ये देखना है कि ये जो लवन सेतु है ये है क्या, लवन सेतु क्या है, क्योंकि डैनियल सेल तो हमारे पास इतना ही था। अब हमें लवन सेतु को देखना है कि लवन सेतु है क्या और लवन सेतु काम क्या कैसे करता है। ठीक है, तो मैं इस रिएक्शन वाले पार्ट को यहां से रिमूव कर देता हूं, क्योंकि हमें रिएक्शन की अब थोड़ी देर जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं लवन सेतु के ऊपर कि भैया ये होता क्या है। आपने सबका तो बता दिया कि हाँ कॉपर सल्फेट का विलयन है वो है, पर ये लवन सेतु का काम क्या है। सबसे पहले अपन लवन सेतु के बारे में जानते हैं कि जो लवन सेतु है ये यू आकार की कांच की नलिका होती है। अब ये मैंने बनाया है ना, तो मैंने यू आकार दिया नहीं है, जबकि जब आप लैब में जाके देखोगे यू आकार का होगा। ठीक है ना, ये कुछ इस प्रकार का होता है। जो हमारा लवन सेतु होता है ना वो कुछ इस प्रकार का होता है, यू शेप का होगा वो एकदम। ठीक है ना, ऐसा होता है, यू आकार का होता है लवन सेतु और इसके अंदर भरे होते हैं बहुत सारे पदार्थ। इसमें भरे होते हैं बहुत सारे पदार्थ और वो पदार्थ कौन कौन से होते हैं। एक तो इसके अंदर भरा हुआ होता है केसीएल पोटेशियम क्लोराइड, एक होता है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, एक होता है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। ये तीन तरीके के केमिकल्स इसमें भरे हुए होते हैं और यहां पर हम लगाते हैं रुई के डार्ट, कॉटन प्लग। क्या लगा देते हैं यहां पर, कॉटन प्लग। ठीक है, दोनों तरफ कॉटन प्लग लगा देते हैं जिससे ये सॉल्यूशन बाहर ना निकले। तो आपको इतनी चीज पता चली कि सर ने कहा लवन सेतु यू आकार की कांच की नलिका होती है और इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स भरे हुए होते हैं। वो केमिकल्स कौन से, KCl पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्राइड, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि लवन सेतु यू आकार की कांच की नलिका है, कांच की नलिका है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, जिसमें एक्रिय, ठीक है ना, जिसमें एक्रिय विद्युत अपघट्य, जिसमें एक्रिय विद्युत अपघट्य जैसे कौन कौन से विद्युत अपघट्य, KCl पोटेशियम क्लोराइड, KNO3 पोटेशियम नाइट्राइड, NHNO3 अमोनियम नाइट्राइड। ठीक है, अमोनियम नाइट्राइड भरे होते हैं, भरे होते हैं। यहां तक क्लियर है। फिर हम देखें यह विद्युत अपघट्य, यह विद्युत अपघट्य, यह विद्युत अपघट्य अगर, ठीक है ना, अगर इसी विलयन को हम अगर बोलते हैं। यह अगर अथवा जिलेटिन में मिलाकर, अथवा जिलेटिन में मिलाकर, लिख लेना, जिलेटिन में मिलाकर, जिलेटिन में मिलाकर पेस्ट के रूप में भरे जाते हैं, पेस्ट के रूप में भरे जाते हैं, रूप में भरे जाते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। फिर हम कहेंगे इनके दोनों सिरे रुई प्लग से बंद कर देते हैं, इसके दोनों सिरे, इसके दोनों सिरे कॉटन प्लग से बंद कर देते हैं। ये तो मैंने आपको लिखवा दी। अब मैं इसको आराम से समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा कि जो लवन सेतु है वो यू आकार की कांच की नलिका होती है जिसमें हमने एक्रिय विद्युत अपघट्य जैसे KCl, KNO3, NH4NO3 भर के रखा है और यह विद्युत अपघट्य अगर अथवा जिलेटिन में मिलकर पेस्ट के रूप में इसके ना भरे जाते हैं, किसमें, कांच की नलिका में, यू के अंदर। और जैसे ही हम यू कांच की नलिका के अंदर ये सॉल्यूशन मिलाते हैं वैसे ये लवन सेतु बन जाता है। फिर हम इसके दोनों तरफ क्या लगा देते हैं, कॉटन प्लग लगा देते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई आपको। अब हमें देखना है लवन सेतु का कार्य क्या है। ये तो आपने इसकी स्ट्रक्चर बताई है, बिल्कुल मैंने इसकी स्ट्रक्चर बताई है। अब अपन को देखना है इसका काम, किसका काम क्या है। तो अगले स्लाइड के अंदर हम इसके उपयोग के ऊपर बात करेंगे। हम कहेंगे कार्य, लवन सेतु के कार्य।
लवण सेतु के कार्य। ठीक है, लवण सेतु के कार्य। हम कहेंगे कि यह दोनों अर्धशैलों को जोड़ता है। पहली काम तो लवण सेतु, इसका पहला काम तो यही है कि ये दोनों पात्र को जोड़ेगा। जो हमारे ये दो विलयन है ना, इन विलयनों को जोड़ता है, अर्धशैलों को जोड़ता है। यह है लवण सेतु, दोनों अर्धशैलों को जोड़ता है, दोनों अर्धशैलों को जोड़ता है। पहला काम तो इसी का यही है कि ये दोनों अर्धशैलों को जोड़ेगा। दूसरा काम है इसका, ये विद्युत परिपथ पूर्ण करता है। ये जो सर्किट है ना, इसको कंप्लीट करने का काम भी कौन करता है? ये लवण सेतु विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। ठीक है ना, विद्युत परिपथ को पूरा करता है, विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है, विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। लवण सेतु विद्युत परिपथ को क्या करता है? पूर्ण करता है। फिर एक मेन काम की है सेल में, लवण सेतु सेल में, लवण सेतु सेल में, लवण सेतु सेल में विद्युत उदासीनता, विद्युत उदासीनता, ठीक है ना, उदासीनता बनाए रखते हैं। ये हमारे सेल के अंदर जो विद्युत उदासीनता है, न्यूट्रलिटी बना के रखते हैं। कैसे? ये एनोड हाफ सेल को ऋणायन प्रदान करते हैं तथा कैथोड हाफ सेल को धनायन प्रदान करते हैं। कि जो हमारे ये एनोड है ना, एनोड को तो ये क्या देगा? ऋणायन, जबकि कैथोड को क्या देगा? धनायन। तो पहले हम इस स्टेटमेंट को भी इसी के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है ना। उदासीनता बनाए रखते हैं, अर्थात क्या करते हैं? अर्थात यह है एनोड हाफ सेल, अर्थात यह है एनोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल को ऋणायन, एनोड हाफ सेल को ऋणायन तथा कैथोड हाफ सेल को धनायन प्रदान करते हैं। कैथोड हाफ सेल को धनायन प्रदान करते हैं, धनायन प्रदान करते हैं। तो ये आपको पता चला लवण सेतु के कार्य, कि लवण सेतु दोनों अर्धशैलों को जोड़ने का काम कर रहा है, लवण सेतु विद्युत परिपथ को पूर्ण कर रहा है, लवण सेतु सेल में विद्युत उदासीनता बनाए रखता है, क्योंकि ये जो हमारा एनोड है, एनोड की तरफ तो ऋणायन प्रदान करता है, जबकि कैथोड हाफ सेल में क्या करता है? धनायन प्रदान करता है। ये आपका टॉपिक था डैनियल सेल। ये आपका टॉपिक क्या था? डैनियल सेल। अब आप डैनियल सेल का निरूपण कैसे करेंगे? ठीक है ना, क्योंकि मुझे दो चीजें बतानी है। न्यूमेरिकल तो आज की क्लास में हो नहीं पाएंगे, पर मुझे दो चीजें बतानी है। एक तो डैनियल सेल का निरूपण कैसे होगा, क्योंकि आरबीएससी में क्वेश्चन आएगा, और फिर हमसे पूछा जाएगा डैनियल सेल द्वारा किया गया कार्य। तो मैं इन दोनों को एक बार शॉर्ट रूप में यहाँ पर बता देता हूँ, फिर अपन इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। डैनियल सेल द्वारा किया गया कार्य, डैनियल, पहले तो डैनियल सेल का निरूपण, डैनियल सेल का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैनियल सेल। मैंने अभी अभी आपको एक रिएक्शन लिखवाई थी, जहां पर मैंने कहा था कि जो जिंक है और यहां पर कॉपर था Cu2+, रिएक्शन हो गई थी, Cu उदासीन हो गया था, जिंक के पास इलेक्ट्रॉन आ गए थे। कुछ ऐसी कहानी थी मेरे अकॉर्डिंग, जहां तक मुझे याद है। सही कह रहा हूं? बिल्कुल यही रिएक्शन लिखवाई थी मैंने आपको। अब हम इसका निरूपण करेंगे, तो हम कहेंगे जिंक, पहले हम इसको लिखेंगे, फिर इसके जो ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हुई है ये वाला, पहले हम अभिकारक लिखेंगे फिर उत्पाद। हमने पहले जिंक अभिकारक लिख दिया, फिर जिंक उत्पाद, फिर हमने बीच में लगा दिया लवण सेतु डबल लाइन, फिर हमने कॉपर को लिखा, ये हमारा उत्पाद है, सॉरी अभिकारक है, और उसके जो साथ वाला कॉपर है वो हमारा उत्पाद। दोबारा से सुनिएगा, जब भी हमें ऐसी अभिक्रिया दी हुई आए और हमें कहे डैनियल सेल का निरूपण करो, तो सबसे पहले आप अभिकारक को पकड़ो, अभिकारक का तत्व पकड़ लिया जिंक, फिर उसी का उत्पाद वाला पकड़ो Zn2+, फिर आप पकड़िए अभिकारक का वापस कॉपर, और फिर पकड़िए उत्पाद का कॉपर,
और इन दोनों के बीच में आपको बेसिकली क्या लगाना है, आपको इन दोनों के बीच में बेसिकली लगाना है लवन सेतु। ठीक है, क्या लगाएंगे आप इन दोनों के बीच में, लवन सेतु। ये जो आपको डबल लाइन दिख रही है, ये डबल लाइन आपकी क्या है दोस्त, लवन सेतु है। यहां तक बात समझ में। फिर हमें ध्यान रखना है डैनियल सेल द्वारा किया गया कार्य, डैनियल सेल द्वारा किया गया कार्य, डैनियल सेल द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय डैनियल सेल। ठीक है, अब मैं इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लिखवा देता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे कि डेल्टा जी नॉट इक्वल होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल के। अगर आपको डैनियल सेल द्वारा किया गया कार्य फाइंड आउट करना है तो डेल्टा जी नॉट इक्वल हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल के, जहां पर जो आपका डेल्टा जी नॉट है वो होता है आपका मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। अब ये होते क्या है वो अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आज आप सिर्फ और सिर्फ कॉपी के अंदर लिख के छोड़ दीजिए कि डैनियल सेल द्वारा किया गया कार्य डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ, ठीक है ना, माइनस एन एफ और फिर आपके पास ई नॉट सेल, जहां पर डेल्टा जी नॉट है मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, एन है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एफ है फैराडे स्थिरांक, एफ क्या है, फैराडे स्थिरांक, वैल्यू होती है 96500 गुलाम, ठीक है ना, 96500 गुलाम। और ई नॉट सेल को तो आप जानते ही हैं, कुछ रह तो नहीं गया ना, डेल्टा जी नॉट आ गया, एन आ गया, एफ आ गया। ई नॉट सेल के बारे में लिख लेना, सेल का मानक विद्युत वाहक बल, सेल का मानक विद्युत वाहक बल। तो ये आपका हमारा टॉपिक है डैनियल सेल, आराम से नोट कर लीजिए, फिर हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, नोट हो गया होगा सबका। हमने बेसिकली आज की क्लास के अंदर डिस्कस किया है कि डैनियल सेल होता क्या है, ठीक है, लवन सेतु क्या है, डैनियल सेल के अंदर लवन सेतु का उपयोग क्या है, डैनियल सेल का आप निरूपण कैसे कर सकते हैं, और डैनियल सेल द्वारा जो किया गया कार्य का जो न्यूमेरिकल आएगा उसको आप कौन से फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। यहां तक बात रही हमारे डैनियल सेल के ऊपर। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू एंड गुड बाय।